कर्नाटक में मिली कांग्रेस को बम्पर जीत से मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश कांग्रेस ने नेताओं को उम्मीद है कि अब हिंदुत्व के नारों पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर प्रदेश में चुनाव होगा। कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश के नेताओं को उम्मीद है कि देश में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने के साथ ही प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर उम्मीद लगानी शुरू कर दी है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के करप्शन के खिलाफ वोट दिया, बढ़ रही महंगाई के खिलाफ वोट दिया और कर्नाटक से परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक को काफी समय दिया, प्रियंका जी ने समय दिया, खड़गे जी ने समय दिया, तो निश्चित तौर से नेताओं के एक संबल और की जीत है, कार्यकर्ताओं के, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की जीत है। तो अब मध्य प्रदेश को किस परिदृश्य में देखते हैं? अब जो कर्नाटक की हवा है वो यहाँ आंधी के रूप में बदलेगी मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार कुछ ही दिनों के बाद गिर गई। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 15 महीनों के बाद ही सिंधिया के पार्टी छोड़ देने से प्रदेश में बीजेपी काबिज हो गई। अब प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव होना है। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता की तरह प्रदेश की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाएगी। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से हुई जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेसियों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के छावनी चौराहे पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटी और नारे लगाए। साथ ही हाथ में भगवान बजरंगबली की गदा प्रतीकात्मक रूप से लेकर उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को बजरंगबली की गदा ने हरा दिया है। आज प्रभु बजरंगबली को अपमान करने वाली पार्टी जिसने अपने चुनाव में इतना निचला स्तर गिरा दिया कि भगवान बजरंगबली को अपमान कर कर ये बताया कि बजरंगबली उनके व्यक्तिगत है। बजरंगबली तो हम सब हैं, हम भगवान बजरंगबली के पूजक हैं और बजरंगबली जी की गदा से जो रिजल्ट आया चुनाव का वो चारों खाने चित बीजेपी और दुष्ट और राक्षस और दैत्य सभी राज्य छोड़ के बाहर भाग गए। तो आज हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में भी ये खुशी मन रही है कर्नाटक की जीत को लेकर। तो ये कर्नाटक की आवाम की जीत है, कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खरगोन में विधायक रवि जोशी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां जताई। गांधी प्रतिमा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गजानन सोनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी की गई और शहर के बस स्टैंड, बावड़ी बस स्टैंड और औरंगपुरा तिराहे पर आतिशबाजी के साथ नारेबाजी भी की गई। विधायक रवि जोशी ने कहा कि इस जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खासा असर रहा है। उन्होंने कहा कि अब ना तो मोदी और ना ही अमित शाह का जादू चलने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 150 प्लस का संकल्प लेकर काम करेगी। कर्नाटक की ऐतिहासिक जीत पूरे देश में आज नफरत का बाजार बंद हुआ है। ये देखने को मिला है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में निकली थी उसके परिणाम है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व की आज कर्नाटक की जीत की खुशियां पूरे देश में मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के सियासी रण में अब चौथी पार्टी AIMIM की उतरेगी। कांग्रेस बीजेपी पहले से ही मैदान में है तो बीच में आप पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। पर ओवैसी की पार्टी AIMIM की नजर भी ये होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और 230 सीटों का सर्वे करवा चुकी AIMIM कांग्रेस बीजेपी की परंपरागत 30 सीटों पर मजबूत दावेदार भी ढूंढ रही है।
एमपी में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी दमदारी से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में लग गई है। पार्टी ने इसे लेकर विधानसभा की 230 सीटों पर एक सर्वे भी कराया है। पिछले साल हुए नगरीय निकायों के चुनाव में AIMIM ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इसमें काफी हद तक तो वो कामयाब भी रही। अब जिस सीट पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, पार्टी वहां अपने उम्मीदवार उतारने का मंसूबा बना रही है। इनमें से 33 ऐसी सीटें हैं जिन पर ओवैसी की पार्टी दमदार कैंडिडेट ढूंढ रही है। इन 33 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 18 पर बीजेपी और 15 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ओवैसी की पार्टी इन सीटों पर मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वोटर्स के सहारे जीत का ख्वाब देख रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कांग्रेस की उन 15 सीटों के बारे में जिन पर ओवैसी की नजर है। ग्वालियर साउथ, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, छिंदवाड़ा, परासिया, भोपाल उत्तर, शाजापुर, कालापीपल, बुरहानपुर, इंदौर क्रमांक 1, राऊ, खरगोन, राजपुर, ब्यावरा। ये ओवैसी जी हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में वोटों की राजनीति करते हैं। वोटों की फसल काटना इनका एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको औंधे मुंह गिरा दिया है और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इस तरह की धर्मों की आड़ में जो वोटों की राजनीति करता है उनका मुंह तोड़ किस तरह जवाब देना है। बीजेपी की वो 18 सीटें जो ओवैसी के टारगेट पर हैं, जिनमें ग्वालियर, जेतपुर, सिवनी, सिरोंज, नरेला, आस्था, नरसिंहगढ़, देवास, खंडवा, धार, इंदौर 4, इंदौर, महू, सांवेर, जावरा, मंदसौर, उज्जैन, उत्तर, रतलाम सिटी। मध्य प्रदेश में अगर आप इतिहास देखेंगे तो सिर्फ 2 दलीय व्यवस्था है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस होती है। यह कई चुनावी पार्टियां ऐसी हैं जो पर्यटन करने, मध्य टूरिज्म जिसको करते हैं कहते हैं, वो करने चुनाव के समय आती हैं। जनता का अगर दिल जीतना है तो 24/7 365 5 साल जनता के बीच रहना पड़ता है। चुनाव के मुआयने पे आकर आप खड़े हो जाएं और चुनाव की बातें करें, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। ओवैसी एमपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिमों के साथ आदिवासी और दलितों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जयेश के अलावा दलित संगठनों और छोटे दलों के साथ मिलकर ओवैसी की पार्टी एमपी के चुनाव लड़ सकती है, जिससे दोनों प्रमुख दलों को नुकसान हो सकता है। बाकी नतीजे चुनाव पर निर्भर करते हैं। भोपाल से 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पार्टीजन लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। इस बार दिग्गी राजा ने कमलनाथ की मुख्यमंत्री रहते पीसीसी चीफ बने रहने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने साल 1993 का हवाला दिया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर पीसीसी अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हमेशा हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर अलग अलग हों। मैं खुद 94 में इलेक्ट हुआ था, 93 में इलेक्ट हुआ था, मेरे पास दोनों पद थे। फिर मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट दूसरे बने थे। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने पास रखा था। इसको लेकर कई बार चर्चा हुई। विपक्ष तो लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद फार्मूले का कमलनाथ ने पालन नहीं किया। सरकार गिरने के वक्त कमलनाथ सीएम और पीसीसी अध्यक्ष दोनों पदों पर थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष और सीएम दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये हमारी कोशिश रही है। उन्होंने 1993 का अपना उदाहरण भी दिया, जब सीएम बनने के बाद उन्होंने पीसीसी चीफ का पद छोड़ दिया था। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या पद बांट देते तो सरकार बच जाती। कांग्रेस इस पर गोलमाल जवाब दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ को आईना दिखाने का काम किया है। और माननीय कमलनाथ जी आज भी पीसीसी चीफ है और पीसीसी चीफ रहेंगे और आगे भी वो एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले पर काम करेंगे। कांग्रेस के जो नेतृत्व का फैसला होता है पूरे देश में कमोबेश सभी बड़े नेता या छोटे नेता उसका अनुसरण करते आए हैं, आगे भी करते जाएंगे। और अब फिर आज उन्होंने एक बार फिर कटाक्ष किया है कि एक व्यक्ति एक पद के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जो कांग्रेस है वो अगर मुख्यमंत्री तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ और पूरी कांग्रेस अनाथ। ये कांग्रेस की परिपाटी है मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह के बयान के पहले भी कई कांग्रेसियों के मन में ये टीस रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इशारों में से सार्वजनिक रूप से कह दिया है। सरकार जाने के बाद नाथ ने पीसीसी चीफ के साथ नेता प्रतिपक्ष का पद भी लंबे वक्त तक अपने पास रखा था। काफी दबाव के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा।
जिसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने। फिलहाल कमलनाथ पीसीसी चीफ हैं और उनके समर्थक लगातार उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में पदस्थ प्रभारी सहायक यंत्री हेमा मीणा करोड़ों की आसामी निकली। अपनी 13 साल की नौकरी में उन्होंने आय से ज्यादा बेहिसाब संपत्ति बना ली है, जबकि मंथली सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए महीना थी। 7 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति की मालकिन हेमा के कई और राज उजागर हो रहे हैं। घर प्रॉपर्टी में लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान कई खुलासे हुए हैं। सहायक यंत्री हेमा मीणा के घर से 15 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, 30 लाख का टीवी, शराब की बोतलों समेत कई चीजें जब्त हुई है। इस बेहिसाब संपत्ति को जमा करने के साथ हेमा मीणा की जिंदगी भी काफी रहस्यमयी रही है। सबसे पहले उनकी शादी को लेकर बात की जाए तो उस पर भी रहस्य ही है। उनके शादी कर तलाक लेने की बात को उनके पिता नकार चुके हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच भी असमंजस बना हुआ है। वहीं उनका अपनी नौकरियों से बार बार इस्तीफा देना भी रहस्यमयी ही है। हेमा ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अपनी 13 साल की नौकरी में 2 बार इस्तीफा दिया, तो वहीं एक बार नगर निगम की नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी और शादी के बाद दूसरे अन्य रहस्यों की बात करें तो हेमा का आलीशान बंगला करीब जो 7 से 9,000 वर्ग फीट में बना है, जिसमें 3 फ्लोर में 35 लग्जरी कमरे बने हुए हैं। आखिर इतने बड़े घर और 35 कमरों की क्या जरूरत थी हेमा को, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर परिवार के लोगों का कहना है कि हेमा के पिता ने उन्हें जमीन तोहफे में दी। 15 फीट ऊंची दीवार वाली बाउंड्री और बड़े गेट के अंदर हेमा का डॉग फार्म है। इसके अंदर 100 से ज्यादा विदेशी नस्ल के कुत्ते मौजूद हैं। देखभाल के लिए 5 से 10 लोगों का स्टाफ है। कुत्तों के खाने के लिए रोटी बनाने वाली मशीन से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है। ये कुत्ता फार्म भोपाल से लेकर रायसेन तक चर्चित है। इस पर परिवार के लोगों का कहना है कि पपीज बेचना हमारा मुख्य बिजनेस है, इसी से इतना पैसा कमाया है। आखिर में एक बड़ी रहस्य की बात यह भी है कि एक छोटे से गांव के मामूली किसान की लड़की इतनी कम उम्र में 7 करोड़ की संपत्ति की मालकिन। निकल कर आ रही खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में नौकरी करने के दौरान हेमा की एक सीनियर इंजीनियर से अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। इसके बाद लगातार उसकी संपत्ति बेहिसाब होती चली गई। आगे भी इसी मामले में होने वाली जांचों में और कितने रहस्यों से पर्दा उठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। कटनी में नगर निगम के एक कर्मचारी का घूस लेते वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि IHSDP स्कीम के तहत बनाए गए भवन आवंटन के लिए रिश्वत ली गई है। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त ने आरोपी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं मिल रही जानकारी के अनुसार IHSDP योजना के तहत बने भवनों में 80% लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके लिए भी अवैध कब्जाधारियों से निगम के अधिकारी कर्मचारी हर माह मोटी रकम वसूल रहे हैं। हालांकि INH वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बुलाऊंगा 5-6 दिन बाद, उसको ऑफिस भेज देना। आप किस कहाँ है? नगर निगम। अरे तो पूरा काम करवा रहा हूँ आपको, उसके बाद भी। अच्छा, अभी तो इसी फॉर्मेलिटी में मेरे को पैसा लग जाएगा, 2-2.5 रुपये तो फॉर्मेलिटी में लगा दूंगा। कम 10 हो गया। हम कल गल्ला मंगाना था, चावल नहीं घर में, मांग रहे हैं। पैसा अब आप इकट्ठा करना शुरू कर दो। 25,000 रुपये जैसे इसका नाम लाऊंगा, 25,000 रुपये तुरंत जमा करना पड़ेगा। हाँ, तो हम दे देंगे ना। उसमें ये ना रहे कि बेटा पैसा नहीं उसके लिए रखे हम लोग। पापा रोज फूल लगाते हम आए। नाना बोले, नाना हो गया। मैं मुश्किल से मुश्किल अगले महीने तुम्हारा 25,000 रुपये जमा करवा के आवंटन कर। हाँ, आपका आप जैसे देंगे वैसे हम जमा कर देंगे। मैं बताऊंगा ना फोन कर। हाँ, ठीक है। इसको बुलाऊंगा, लेकिन 5-7 दिन बाद फॉर्मेलिटी करवा लूँ पहले। स्टाफ लगेंगे, तो बनवा लूँ तो उसको बुलवाऊंगा। हाँ, ठीक है ना। आप आ जाना। हाँ, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बजरंगबली और राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के काम नहीं आया। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के लिए चेतावनी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर फोकस करना होगा। तोगड़िया एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि आज हिंदू खतरे में है और सरकार को एंटी लव कानून बनाना चाहिए। मुझे दर्द है कि बजरंगबली भी बचा नहीं पाया, राम मंदिर भी बचा नहीं पाया। यह खतरे की घंटी है
मैं चाहता हूं सरकार में 1 करोड़ खाली नौकरियां खाली है राज्य केंद्र सरकार में, 3 महीने में भर दो, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको वोट भी मिलेगा। किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाओ, किसान के वोट मिलेगा। आप यह देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गैस के सिलेंडर के दाम कम करो। आज जिस रेट में पेट्रोल सरकार को मिलता है, या पेट्रोल हम 60 रुपये लीटर दे सकते हैं। मैंने मेरी बात रख दी कि केरल फिल्म बन रही, इट इज शेम ऑन अस। यह आनंद की नहीं शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून बनता है, सबके लिए बनता है, परंतु देश में हिंदुओं के बच्चों की संख्या एवरेज 2, 1 या 0 हो गई है। इसलिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने में 10 साल जेल में हिंदुओं का नंबर बहुत कम आएगा, जेल मुसलमान से ही भर जाएगी। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एटीएस की कार्रवाई जारी। इमामबाड़ा चौकी क्षेत्र में दबिश, मोहम्मद आलम के घर पर एटीएस की दबिश। देर रात करीब 13 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। एटीएस की टीम ने मोहम्मद आलम के घर की तलाशी भी ली है। 4 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। घर की तलाशी के दौरान घर की दीवार तोड़कर पिस्टल निकालने की सूचना मिली थी। एटीएस की टीम ने जब्त किए हैं 4 मोबाइल और 19 मई तक एटीएस की रिमांड पर मोहम्मद आलम रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस की टीम ने 4 मोबाइल जब्त किए हैं। मोहम्मद आलम के घर में दबिश दी है एटीएस की टीम ने और 19 मई तक एटीएस की रिमांड पर रहेंगे मोहम्मद आलम। भोपाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी मालवीय जुड़ गए। जी सनी, मोहम्मद आलम के घर में तलाशी ली गई है, एटीएस ने दबिश दी है, क्या कुछ और अपडेट मिला इस मामले में? जी, एचयूटी आतंकी मामले में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। मोहम्मद आलम जो कि इमामबाड़ा क्षेत्र के घर में एटीएस ने दबिश दी और देर रात करीब 13 सदस्यों की टीम ने घर में घुसकर दबिश दी थी। घर के अन्य सदस्यों को दूसरे कमरे में रखी कर घर की तलाशी ली जा रही थी और 4 पिस्टल एटीएस की टीम ने कारतूस के साथ बरामद किए हैं। इसके अलावा घर की दीवार तोड़कर पिस्टल निकालने की सूचना भी प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर माना जाए कि करीब 24 मोबाइल एटीएस टीम ने भी जब्त किए हैं और मोहम्मद आलम को एटीएस टीम खोजबीन के लिए दिल्ली ले गई है। अब आलम के घर से सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलता था और एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया। अब एटीएस की जो रिमांड है 19 मई तक मोहम्मद आलम के लिए है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। तो 19 मई तक मोहम्मद आलम जो है वो एटीएस की रिमांड पर रहेंगे और इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा सनी। इस बीच भोपाल से एक और खबर, व्यापम मामले में हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज। 10 साल बाद आरक्षक पर एफआईआर। 2013 में आरक्षक भर्ती में दूसरे युवक ने दिया था एग्जाम। 10 साल बाद अज्ञात आवेदन के आधार पर हुई एफआईआर। 10 साल से पुलिस की नौकरी पर कर रहा है आरक्षक दीवान सिंह। आरक्षक पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। परीक्षा देने वाले युवक की तलाश में हबीबगंज पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सनी, परीक्षा देने वाले युवक की तलाश में हबीबगंज पुलिस जुटी हुई है, क्या है पूरा मामला, डिटेल में जरा बताएं। जी, व्यापम मामले में राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 2013 में आरक्षक भर्ती में दूसरे युवक ने एग्जाम दिया था और करीब 10 साल के बाद अज्ञात आवेदन के आधार पर एफआईआर हुई है। 10 वर्षों से पुलिस की नौकरी दीवान सिंह कर रहा था और ग्वालियर से डायरी भोपाल पहुंची और दीवान सिंह नामक के आरक्षक पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। और जो आपको बता दें कि सारिणी नायडू जो स्कूल है राजधानी भोपाल का 2013 देवांशी के जगह अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी और अज्ञात परीक्षा देने वाले युवक की तलाश में हबीबगंज पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और एफआईआर दर्ज की गई है। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। व्यापम मामले में हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 10 साल बाद आरक्षक पर एफआईआर हुई है और 2013 में आरक्षक भर्ती में दूसरे युवक ने एग्जाम दिया था और इसी मामले में आरक्षक पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने मौजूदगी दर्ज कराई है। रूपझर थाना इलाके में बालाघाट से बेहर मार्ग पर उसकाल नाले के पास नक्सलियों ने बैनर लगाया है जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर विरोध जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन किया है। नक्सलियों ने सोनेवानी अभयारण्य के लिए गांवों के विस्थापन प्रक्रिया पर भी ऐतराज जताया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। घर से भागकर जा रहे 2 किशोरों को राजेंद्र नगर पुलिस ने सूचना मिलने पर इंदौर की तरफ आने वाली एक बस से पकड़ा है। दोनों किशोरों की उम्र 16 से 17 साल की है और पूछताछ में किशोरों ने बताया कि वे आपस में चचेरे भाई हैं। और बता दें कि ग्राम सिंघाना के रहने वाले हैं दोनों भाई। माता पिता छोटी मोटी बातों पर डांटते रहते हैं और इसलिए इंदौर आने का प्लान बनाया था। वहीं पुलिस ने परिजनों को बुलाकर बच्चों को सुपुर्द कर दिया है। बस से सूचना मिली थी कि बस में 2 बच्चे जो बैठे हैं करीब 16-17 साल की उम्र उनकी लग रही है, घर से भागे हुए लग रहे हैं। इस सूचना पर एएसआई हरीश दवे और यशवंत ने मुझे अवगत कराया। उसके बाद बस को रुकवाया गया। तो सूचना सही मिली। 2 बच्चे घर से भाग के आए तो जब उनसे पूछताछ हुई उन्होंने पहले तो बताया कि 5,000 रुपये घर से लेके आए, लेकिन जब उनकी तलाशी ली गई थी तो फिर उसमें 30,000 रुपये मिले थे। उनके परिजनों को बुलाया गया। ये मनावर क्षेत्र के बच्चे मूलतः हैं।